Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all can see, the topic of our today's discussion is photo respiration and its consequences. आज हम डिस्कस करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन कैसे होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये होती क्या है बेसिकली. सो बेसिकली हम फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक जो है वो प्लांट से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये प्लांट्स कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, कब परफॉर्म कर रहे होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से जो है वो फोटो रेस्पिरेशन के रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं. ऐसा है कि आपने रेस्पिरेशन के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा होगा. रेस्पिरेशन के बारे में आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली ब्रीथिंग का ही प्रोसेस है, मतलब कि ऑक्सीजन का अब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से रिलीज होना. ठीक है, लेकिन अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें ना, तो फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन ये तकरीबन आप कह सकते हैं मिलती जुलती है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस है. वो डिफरेंसेस मैं आपको पहले स्टार्ट में बताऊंगी, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे. ऐसा है कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये प्लांट्स डे टाइम भी कर रहे होते हैं और नाइट टाइम भी कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स सिर्फ डे टाइम करते हैं. क्यों? क्योंकि ये डे लाइट में कर रहे होते हैं. फोटो मीन लाइट. सो ये ऐसी रेस्पिरेशन है जो जस्ट लाइट की प्रेजेंस में होती है. डार्क मतलब जो डार्क इन्वायरमेंट होता है, जो रात के टाइम होता है, वहाँ ये प्रोसेस नहीं देखा जाता. समझ आ गई एक डिफरेंस? अच्छा जी, उसके बाद सेकेंड डिफरेंस ये है कि अगर हम बात करें ना कि रेस्पिरेशन में तो एटीपी रिलीज होता है. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तो आपको पता है सिंथेसिस होती है एटीपी की, लेकिन अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके प्रोसेस के जो रिजल्टेंट है उसमें एटीपी की सिंथेसिस हमें देखने को नहीं मिलती. समझ आ गई डिफरेंस? अच्छा जी, अब हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं, आपको मजीद थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी कि फोटो रेस्पिरेशन है क्या. अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, बेसिकली ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है. लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब है कि ये सिर्फ सुबह के वक्त होता है, ये सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होता है, इसीलिए हम इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली यही होता है कि ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है. मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ये मिलता जुलता है रेस्पिरेशन से, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि सिर्फ ये डे टाइम में होता है लाइट की मौजूदगी में, इसीलिए हम इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि इसको फिर डिफरेंट बनाता है फ्रॉम रेस्पिरेशन. समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, जैसे ही आपको पता है कि अर्ली रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, इसके प्रोसेस में भी ऑक्सीजन जो है वो हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ये देखने को हमें मिलती है. उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इसकी बात करें, इस प्रोसेस में मतलब फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, और इसके साथ साथ कहते हैं कि इनमें हमें कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती, मतलब कि एटीपी की सिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट में या इस प्रोसेस के रिजल्टेंट में हमें देखने को नहीं मिलती. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटी होती है ना, वो प्लांट्स डे टाइम भी कर रहे होते हैं, ठीक है, नाइट टाइम भी कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है जो प्लांट्स सिर्फ डे टाइम में कर रहे होते हैं. ठीक है, इसको इसीलिए स्पेसिफिकली फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. समझ आ गई डिफरेंस फोटो रेस्पिरेशन का और रेस्पिरेशन से? और हमने फोटो रेस्पिरेशन को इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया कि बेसिकली इसमें होता क्या. सो अब इस स्लाइड में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिटेल से. मतलब कि अब हम सीरीज ऑफ स्टेप्स देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें होता ये है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होती है, एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. बट इसमें काफी सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं, वो स्टेप्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. मतलब कि आसान कर दूं तो अब हम फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को जरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन की मदद से देखने जा रहे हैं. ठीक है, अच्छा होता ये है कि सबसे पहले आपने ये समझना है, ये जो रुबिस्को है ना, ये एक एंजाइम है. आपने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा. रुबिस्को जो है ये बेसिकली एंजाइम है. रुबिस्को की जो फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं आर यू से मतलब राइबोलोज, ठीक है, बी से बाइफॉस्फेट, सी से कार्बोक्सिलेज और ओ से ऑक्सीजनेज. अब इसको कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम रुबिस्को की बात करें ना, ये ऐसा एंजाइम है जिसकी बाइंडिंग साइड 2 होती है, मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर बाइंड करेगा तो इसको हम कार्बोक्सिलेज बोलेंगे और उसके रिजल्टेंट में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं. उसके साथ अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो हम इसको ऑक्सीजनेज बोलेंगे. इसकी डिटेल आगे हम फर्दर देख भी लेंगे. अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि अगर हम फोटो रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसमें एक एंजाइम अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है जिसका नाम रुबिस्को है. अब करता क्या है ये एंजाइम? ऐसा है कि रुबिस्को जो है ना, ये ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएगा. किसके साथ रिएक्ट कराएगा? इसके साथ रिएक्ट कराएगा. ये है RUBP. RU का मतलब राइबोलोज, बी का मतलब होता है बिस और पी से फॉस्फेट. अब बिस फॉस्फेट को इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ आपके साथ डिटेल से मेंशन कर दिया उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग
कि क्योंकि बाईफॉस्फेट का मतलब होता है दो फॉस्फेट के ग्रुप अटैच हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे, इसीलिए इन्होंने यहाँ इसको डिटेल से जो बिसफॉस्फेट है उसको उन्होंने थोड़ा डिटेल से पोजीशन वाइज बताया है, लोकेशन वाइज बताया है कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, सो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो एंजाइम है रिबिस्को, ये ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएगा, किसके साथ रिएक्ट कराएगा, RUBP मतलब कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब ये जो रिएक्शन होगा ना इसके रिजल्टेंट में हमें ग्लाइकोलेट मिलेगा। ठीक है, ये भी सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद आगे स्टेप्स होंगे, पहले स्टेप को आप समझिए। ठीक है, ऐसा है कि फोटो रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें RUBP रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन से, और ये जो रिएक्शन है ना ये कैरीड आउट होता है बाया एंजाइम जिसको रुबिस्को बोलते हैं। अब रुबिस्को की डिटेल ये लिखी हुई है, आपने पहले भी प्रीवियस मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा होगा कि जो रुबिस्को है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो है वो रुबिस्को। अगेन ये MCQs है। उसके बाद कहते हैं कि अब रुबिस्को की बात करें वो कार्बोक्सिलेज भी है, ऑक्सीजनेज भी। ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दिया, क्यों, क्योंकि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको हम कार्बोक्सिलेज बोलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, इसलिए हम इसको ऑक्सीजनेज भी बोलते हैं। ये समझ आ गई। अच्छा, यहाँ आपने एक बात माइंड में रखनी है जरूरी, हुई है कि अगर हम इस टॉपिक की बात करें ना तो ये टॉपिक अगेन मैंने आपको कहा था इस पूरे चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और MCQs हैं, लॉन्ग इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता। हाँ, आपने अगर इस टॉपिक की बात करें ना, इस टॉपिक में तकरीबन हर लाइन ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, हर लाइन हर पॉइंट MCQ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फोकस होकर आपने पढ़ना है। समझ आ गई। चलिए जी, नेक्स्ट डिटेल ये लिखी है कि अगर हम रुबिस्को की बात करें ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे एक्ट करता है, क्यों, क्योंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कहते हैं रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज के तौर पे एक्ट करेगा जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, ये दोनों को दोनों रिएक्शन करवाने की एबिलिटी रखता है रुबिस्को। ठीक है, वो हम आगे डिटेल डिस्कस भी करेंगे इसकी। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है कि ये होता कैसे। हमने पीछे कह तो दिया जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएगी RUBP के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन होगा कहाँ, ये रिएक्शन होता है प्लांट के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में। समझ आ गई। सो लोकेशन समझ आ गई कि प्लांट का एक स्ट्रक्चर जो कि क्लोरोप्लास्ट है, वहां रुबिस्को जो ऑलरेडी आपको पता है मौजूद होता है। रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएगा RUBP के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में होगा क्या कि ये जो RUBP है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइकोलेट। समझ आ गई, किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोलेट। ये फर्स्ट हमें प्रोडक्ट मिला ग्लाइकोलेट। अभी इसके बाद हमने इसको आगे फर्दर भी हमने कन्वर्ट करवाना है, लेकिन फर्स्ट हमें कन्वर्जन समझ आ गई कि हमने क्या किया, RUBP मतलब कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट को ऑक्सीजन की मौजूदगी में रुबिस्को ने कन्वर्ट करा दिया ग्लाइकोलेट में। समझ आ गई। और ये हुआ कहाँ, ये हुआ क्लोरोप्लास्ट में। समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट होना है कि ये जो ग्लाइकोलेट बना था ना, ये ग्लाइकोलेट जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में और वहां जाने के बाद ये वहां डिफ्यूज हो जाएगा। कहाँ डिफ्यूज होगा, नेक्स्ट एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जिसको परऑक्सीसोम बोलते हैं। ये परऑक्सीसोम के पास ग्लाइकोलेट जाएगा और वहां जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइसिन। किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन। सो ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो गया इनटू ग्लाइसिन। ये कब होगा, जब ग्लाइकोलेट जो कि बना तो क्लोरोप्लास्ट में था, वहां से बनने के बाद ये स्ट्रक्चर निकलेगा और जाकर डिफ्यूज होगा इनटू अनदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली व्हिच इज पेरोक्सीसोम। ठीक है, वहां जाने के बाद जब ये डिफ्यूज होगा तो पेरोक्सीसोम में वो कन्वर्ट करवा दिया जाता है इनटू ग्लाइसिन। समझ आ गई। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्योंकि ये जो ग्लाइसिन जो पीछे बना था जिसको हम सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन के बाद ये ग्लाइसिन है ये निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन हुई थी पेरोक्सीसोम। ये पेरोक्सीसोम से प्रोडक्शन होने के बाद ये ग्लाइसिन एंटर करेगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड माना जाता है, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज होगा, क्या होगा, डिफ्यूज होगा, तो ये जो दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल है ना ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सीरीन। तो यहाँ बेसिकली हमारा ये पूरा का पूरा फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ हो रही है प्रोडक्शन। किसकी प्रोडक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन। और हमने यही कहा था कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो स्टार्ट जो है वो रिएक्शन यहाँ से हुआ था। ठीक है, और एंड होगा इस स्लाइड पे। ठीक है, जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो होता क्या है, ग्लाइसिन जो कि हमने कहा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जो कि निकला था या जिसकी प्रोडक्शन हुई थी पेरोक्सीसोम से, उस ऑर्गेनेली से निकल के आएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि अगेन डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। यहाँ आने के बाद जब ग्लाइसिन के टू मॉलिक्यूल्स यहाँ डिफ्यूज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सीरीन। ठीक है, सो दो मॉलिक्यूल जो ग्लाइसिन है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू सीरीन। ठीक है, ये सीरीन जो है ये भी एक
अमाइनो एसिड ही है, ठीक है। सो अमाइनो एसिड कन्वर्ट तो होगा इनटू अमाइनो एसिड, लेकिन ग्लाइसिन कन्वर्ट होगा इनटू सीरीन, और ये सारे के सारा जो हमें प्रोसेस देखने को मिलता है, ये रिएक्शन देखने को मिलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और हाँ, यहाँ एक और चीज होती है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो रिलीज या प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। अब रिएक्शन समझ आ गए, सारे के सारे रिएक्शन ये था। हमने प्रोसेस डिस्कस कर लिया, स्टेप्स के अकॉर्डिंग के जो सीरीज ऑफ स्टेप्स इस प्रोसेस में होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना इसकी थोड़ी बहुत डिटेल डिस्कस करनी है, थोड़ी बहुत अब हम इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये क्यों होती है, ठीक है, कब होती है, कंडीशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया डिटेल से। अच्छा, नेक्स्ट डिटेल ये है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमने कहा ना इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस ही होती है, वो इंपॉर्टेंस अच्छी पॉइंट रिलेटेड भी हो सकती है, बुरे पॉइंट रिलेटेड भी हो सकती है। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन की बात करें ना बेटा, तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की आपको पता फिक्सेशन होता है, ये उसको काम कर देता है। मतलब जो नॉर्मली आपको पता है केल्विन साइकिल में रुबिस्को ने, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज आके मेरा टॉपिक लें, यूट्यूब पे पढ़ा होगा केल्विन साइकिल का। सो केल्विन साइकिल में होता ये था, मैं आपको थोड़ा बहुत जो मेजर बातें यहाँ बताने वाली ना वो आपको केल्विन साइकिल रिलेटेड मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बेसिकली ऐसा था कि अगर हम रुबिस्को की बात करें, हमने कहा कि ये एबिलिटी रखता है कि ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन हम देखेंगे कि किस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और किस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। सो रुबिस्को जो है वो फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, हमने पीछे भी देखा, ठीक है। लेकिन अगर केल्विन साइकिल की बात करें तो रुबिस्को जो है वो जाके बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिक्स कर देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करने के बाद कन्वर्ट कर देता है, और जो हमें रिएक्शन के तौर पे, हमें जो रिजल्टेंट के तौर पे चीज मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट है। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक ये है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कम हो जाएगी, क्योंकि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं हो रही। तो ये एक ड्रॉबैक इसका ये है। कहते हैं कि द पाथ इन विच, जो हमने पाथ डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था स्टार्ट जो ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस था वो इस स्टेप से हो रहा था, जिसमें RUBP मतलब राइबोलोज बीस फॉस्फेट कन्वर्ट होता था इनटू सीरीज। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, राइबोलोज बीस फॉस्फेट। सो यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ था इनटू ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट से वो कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से वो कन्वर्ट होगा इनटू सीरीन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो जितने भी सीरीज ऑफ स्टेप हैं जिसमें स्टार्ट तो हमें देखने को मिलता है फ्रॉम राइबोलोज बीस फॉस्फेट और एंड जो है वो सीरीन पे होता है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं, कहते हैं कि ये जो पाथवे होता है, पाथवे का मतलब होता है एक पूरा पाथवे, एक पूरा रास्ता जो कि राइबोलोज बीस फॉस्फेट से स्टार्ट हुआ और कन्वर्ट होते हुए एंड जो हुआ है वो सीरीन पे हुआ है, और उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की प्रोडक्शन देखने को मिली, जिस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। कहते हैं कि इस प्रोसेस में ATP भी यूज हुआ है, NADPH भी यूज हुआ है, ठीक है। ये आप कहेंगे कि यूज हुआ तो मैम ने तो कहीं नहीं बताया। ऐसा है कि जितनी आपकी बुक में डिटेल है हमें उतनी ही डिस्कस करनी है, हमें इसकी पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि कहाँ ATP का मॉलिक्यूल यूज हुआ, कहाँ NADPH का इस्तेमाल हो। लेकिन यहाँ वो ये कह रहा है कि इसमें ATP की भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, NADPH का भी इस्तेमाल होता है। क्यों मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ, क्योंकि अब आगे ना हम डिफरेंस देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस का केल्विन साइकिल के साथ। अच्छा, केल्विन साइकिल की बात करें ना तो इनमें थोड़ी सिमिलैरिटीज भी हैं इस दोनों प्रोसेस में और थोड़ा डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटीज इन दोनों प्रोसेस का ये है कि जो केल्विन साइकिल है इसमें भी ATP का इस्तेमाल होता है, NADPH का इस्तेमाल होता है, आपको याद है पीछे पढ़ा भी होगा। और अगर फोटो रेस्पिरेशन की बात करें इस प्रोसेस में भी इन दोनों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। अब आते हैं डिफरेंस की तरफ कि क्या चीज इनको मुख्तलिफ बनाती है, कि क्या डिफरेंस है जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। ऐसा है कि अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके स्टार्ट में रुबिस्को बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो केल्विन साइकिल में रुबिस्को जो एंजाइम है वो मिलेगा, वो जुड़ेगा या वो रिएक्ट करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। समझ आ गई, एक और डिफरेंस समझ आ गया। अब आपको मैं एक और डिफरेंस बताऊंगी, वो ये कि अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें कोई प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती। किसकी प्रोडक्शन देखने को मिलती? कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें वहां आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है। ये डिफरेंस समझ आ गया। अच्छा जी, यहाँ ये लिखा हुआ है, कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन में ATP भी इस्तेमाल होती है, NADPH भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि लाइट रिएक्शन में होता है, जस्ट लाइक लाइट रिएक्शन। अच्छा, थोड़ा बहुत उन्होंने यहाँ कॉमन बात बता दी कि केल्विन साइकिल में भी ये दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये दोनों रिवर्स हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं रिएक्शन। मैंने कैसे ऑपोजिट है मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, कहते हैं कि यही बात है कि अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, इन
इंस्टेड कि वो जाके फिक्स हो और जाके कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस हो। क्योंकि अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करें, कैल्विन साइकिल में कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही थी, रुबिस्को करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में उल्ट है, फोटो रेस्पिरेशन में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और ना ही जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका फिर एक और नुकसान या एक और ड्रॉबैक डिस्कस करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में अब एक और हम इसका ड्रॉबैक डिस्कस करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस का। वो ये है कि ये ना प्लांट्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है ना उसकी परसेंटेज को 25% कम कर देता है। मतलब कि वो 25% कमी लेके आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस में। अब क्योंकि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कम हो जाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस कम हो जाती है, जिसके बाद हम कहेंगे नुकसान प्लांट्स में ये होता है कि क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस नहीं हो रही तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मेजर रोल परफॉर्म कर रहे थे। तो जिन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें फिर कुछ हद तक प्लांट्स की ग्रोथ में हमें कमी देखने को मिलती है। ये इसका एक और ड्रॉबैक हो गया। अच्छा, वर्किंग हमने डिस्कस कर ली थी रुबिस्को की, पहले भी दोबारा भी बता देती हूँ। ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम रुबिस्को की बात करें तो रुबिस्को जो है वो एक्ट करता है बोथ एज ऑक्सीजनेज भी एज कार्बोक्सिलेज भी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करता है, क्योंकि ये दोनों इनकी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। नीचे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया रुबिस्को क्या है, आपको मैंने सबसे पहले इसका जो एब्रीविएशन है वो भी बता दी कि एंजाइम है, ये अबंडेंट प्रोटीन है पूरी दुनिया में, ये भी बता दी। तो रुबिस्को रिलेटेड आपने जितनी भी डिटेल है ऑलरेडी पढ़ ली, आपने इसके आंसर में लिख देनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डज, यहाँ रुबिस्को आएगा कि हाउ डज रुबिस्को डिसाइड टू बाइंड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विद आरयूबीपी, कि रुबिस्को कैसे डिसाइड करता है कि उसने आरयूबीपी मतलब कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट को फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाना है, और रुबिस्को कैसे डिसाइड करता है कि उसको राइबोलोज बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रोसेस ऑफ कैल्विन साइकिल। मतलब ये जो रुबिस्को है ये इतना दिमाग इसका तेज कैसे होता है, रुबिस्को जो है वो इतना अलर्ट कैसे होता है, उसको कैसे पता है कि अब मैं कैल्विन साइकिल करवाने जा रहा हूँ तो अब मुझे राइबोलोज बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है। ये कैसे तेज है, ये कैसे समझ जाता है कि अब फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस मुझे करवाना है और अब मैंने जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाना है आरयूबीपी के, ठीक है। अच्छा जी, अब कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो रुबिस्को है यही डिसाइड करता है कि उसने एक्ट करना है एज ऑक्सीजनेज या उसने एक्ट करना है एज कार्बोक्सिलेज, मतलब उसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एक तो ये खुद डिसाइड करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये प्लांट के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लीफ में अमाउंट या कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हैं, गैसेस की कंसंट्रेशन को, मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये उसके तो साथ बाइंड कर लेगा, अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा है, लीफ में ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये तेज तो होता है, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन भी मैटर करती है लीफ के अंदर मौजूद होते हुए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कहते हैं कंडीशन ये है कि अगर ज्यादा ऑक्सीजन होगी, ठीक है, तो वो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाएगा रुबिस्को और वो रिएक्ट करवाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और वो एज अ ऑक्सीजनेज एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि रुबिस्को तब डिसाइड करता है कि इसने एज अ ऑक्सीजनेज काम करना है या एज अ कार्बोक्सिलेज काम करना है जब वो अमाउंट देखता है प्लांट के अंदर। अगर तो ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो जाहिर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाएगा, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो कैल्विन साइकिल करवाएगा, ठीक है। तब कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन जो है वो कैल्विन साइकिल का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है कि कब अमाउंट ज्यादा कम होती है या क्यों ज्यादा कम होती है या कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करता है गैसेस को, ठीक है। ऐसा है कि कहते हैं कि हॉट और ड्राई डे में, जब हॉट होता है ड्राई डे होता है, ठीक है, डे टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इनसाइड लीफ ज्यादा होता है, लीफ के अंदर ऑक्सीजन का सारी आप कह सकते हैं अमाउंट ज्यादा होता है। क्यों अमाउंट ज्यादा होता है? क्योंकि जो स्टोमेटा है ना वो क्लोज हो रहे होते हैं, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं, आपको पता है वाटर लॉस तो रात के टाइम पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है, रात के वक्त ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, वाटर लॉस हो रहा है। लेकिन हम बात करें हॉट और डे टाइम पे, ड्राई डे टाइम पे होता ये है कि स्टोमेटा क्योंकि सुबह के वक्त क्लोज होते हैं, वाटर रिमूवल नहीं देखने को मिलता, यही वजह है कि लीफ के अंदर हमें ऑक्सीजन का लेवल राइज होते हुए नजर आता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल
फॉल होता है। क्यों फॉल होता है? क्योंकि हमने अभी बताया कि ऑक्सीजन का लेवल वहाँ ज़्यादा होता है स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से, ठीक है। अब क्या होगा, स्टोमेटा जब डे टाइम में बंद होते हैं, ठीक है, मोस्टली हमने इसीलिए कहा कि जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना ये सुबह के वक्त होता है। क्यों सुबह के वक्त होता है? क्योंकि हमने कहा स्टोमेटा सुबह के वक्त क्लोज होते हैं, और जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो लीफ के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो जब ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो जाहिर है फिर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यही वो बात कर रही है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वो फिर ऑक्सीजन को लेट आउट नहीं करते, उसको बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। अब हमने लास्ट एक इम्पॉर्टेंस डिस्कस करनी है, वो इम्पॉर्टेंस ये है कि व्हाई डज फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट। हमने इसके इतने नुकसान डिस्कस कर लिए कि जी हमने कहा एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन काम कर देती है, उसके साथ हमने कहा ये कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज को 25% तक कम कर देती, सिंथेसिस नहीं होने देती, ठीक है। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट आएगा। तो जब इसका नुकसान ही इतना ज़्यादा है तो ये क्यों प्रोसेस होता है? पहली बात तो यहाँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये सारा का सारा एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, तो हमें नहीं लगता कि हम नाउज़ुबिल्लाह कह भी नहीं सकते कि ऐसा काम जो अल्लाह ताला ने बनाया हो या वो चीज़ जो अल्लाह ताला कर रहे हो उसमें कोई नुकसान हो या फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर है, जो अभी तक के साइंटिस्ट ने इसको अभी डिस्कवर नहीं किया, आगे जाके मे बी चांसेस हैं कि हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी, ज़रूरी भी है, लेकिन अभी तक तो इसके नुकसान ही पड़े हैं कि इसका कोई खास ऐसा फ़ायदा नहीं होता। थोड़े बहुत फ़ायदे हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा है कहते हैं कि इंटरेस्टिंग सा एक मैं आपको इसकी डिटेल बता दूँ, ये कि अगर फोटो रेस्पिरेशन की बात करें ये रिड्यूस कर देता है, आपको पता है फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस को ये रिड्यूस कर देता है। उसके साथ साथ कहते हैं कि ये नहीं एसेंशियल। अब देखिए ना, हम इसको ड्रॉबैक डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्लांट्स के लिए एसेंशियल नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि प्लांट्स इसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, प्लांट्स मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस प्लांट के लिए को बहुत ज़्यादा हमने कहा एज सच एसेंशियल नहीं होता, ठीक है, एसेंशियल नहीं होता। इसके बगैर भी प्लांट्स नॉर्मली ग्रो कर सकते हैं विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। थर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमने कहा कि इसके बगैर अगर प्लांट सर्वाइव कर लेते तो इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, ये क्यों देखने को मिलता है, उसका क्यों का आंसर हम आगे देखते हैं। कहते हैं कि इसका सिंपल आंसर तो यही है, कॉमन आंसर तो इस क्वेश्चन का यही है कि जो रुबिस्को एंजाइम है ना उसको, क्योंकि उसकी बाइंडिंग साइड दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। अब जब ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो जाहिर रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब रुबिस्को एंजाइम क्योंकि प्लांट्स में मौजूद होते हैं तो ये जो अमाउंट है इनकी कंसंट्रेशन है तो वो बहुत इफेक्ट करती है कि वो रुबिस्को की अटैचमेंट या रिएक्शन किसके साथ करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया क्योंकि रुबिस्को की मौजूदगी है, इसी वजह से हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। सो बेसिकली दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसमें हमने लास्ट के 2 पॉइंट्स डिस्कस करने, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि हम थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए। ऐसा है कि पहले ही देखने को नहीं मिलता था ये प्रोसेस, पहले प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करते थे। हाँ, जैसे जैसे एवोल्यूशन आई अब देखने को मिलता है ये प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि पहले क्यों नहीं था ये प्रोसेस, अब क्यों देखने को मिलता है। ऐसा है कि अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें ना तो पुराने वक्तों में क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम होता था एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती थी, ठीक है। तब जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा थी तब आपको पता है कैलमन साइकिल हो रहा था, फोटो रेस्पिरेशन उस टाइम पे पहले नहीं होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो फिर जाहिर है रुबिस्को की बाइंडिंग साइड ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने कहा रुबिस्को की बाइंडिंग साइड अमाउंट पे बहुत मैटर करती है, अमाउंट जो ज़्यादा होगी उसके साथ अटैच होगी वैसे ही प्रोसेस कर देगा। ऑक्सीजन के साथ अटैच करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करवाएगा तो कैलमन साइकिल, ठीक है। एक हमने ये देखने, क्योंकि पहले एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम थी, आपके एनवायरनमेंट में हमने कहा ऑक्सीजन ज़्यादा, इसलिए हमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस अब आज के दौर में देखने को मिलता है, क्योंकि हमने कहा कि ऑक्सीजन की और लाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो बहुत मैटर करेगी इस रिएक्शन को होने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, बहुत ही आसान से पॉइंट्स थे, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद भी अगर आपने इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिला झिझक आपने कमेंट सेक्शन में पूछने, ठीक है। फीडबैक लाजमी दीजिएगा आपको टॉपिक समझ आया, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है ताकि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो बर वक्त आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। बहुत इंटरेस्टिंग, आज के टॉपिक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक तक you all have to take care of yourself and stay connected and Allah Hafiz.